हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 1 क्लास 12 वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से है। कल ये चैप्टर शुरू किया था और कल मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, जो कि पर्सनालिटी की डिफ़ाइन का मेन कीवर्ड है, रिलेटिवली एंड्योरिंग। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि लॉन्ग लास्टिंग तुम में हमेशा रहेगा ज़िंदा, मतलब एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, या जो हमेशा तुम में ज़िंदा रहेगा और तुम्हें दूसरे से अलग बनाएगा। वो तुम्हारा किसी भी तरह का कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, किसी भी तरह का। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मैंने सोचा एक बार बता दूँ, कभी सोचते रहो रिलेटिवली एंड्योरिंग क्या है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक असेसमेंट मेथड्स है। असेसमेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। इसमें मैंने बता रखा है कि बहुत सारे मेथड यूज़ करते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए, और हमने कुछ मेथड्स के बारे में 11th में भी पढ़ा है। की फीचर्स जो हैं मेन मेथड्स के जो हम यूज़ करते हैं आज के टाइम में, वो हम रिमेंबर करेंगे इधर। पहला आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट एक ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है एक इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। स्टैंडर्डाइज तो चलो ठीक है कि उसमें साइंटिफिक प्रोसीजर यूज़ होंगे, और एक स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन वाली चीज़ आ जाएगी, प्लस एक सीक्वेंस प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होगा, एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, एक तरह से स्टैंडर्डाइज्ड है। ऑब्जेक्टिविटी मैंने कल बताया ही था कि दो या दो से ज़्यादा रिसर्चर्स ने कुछ चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करा एंड देन जो उसका रिज़ल्ट निकाला है वो उन दोनों का सेम आया है। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव इसका उल्टा, जैसे हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता क्या है? ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्डाइज मेजर इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स का मेजर निकाल रहे हैं ऑब्जेक्टिविटी के साथ, तो स्टैंडर्डाइजेशन के साथ। ठीक है, थोड़ा तरीके से और ढंग से करके, ऐसी एवे ऊपर ऊपर से करके नहीं निकाल रहे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट डेवलप हुए हैं कि वो मेजर कर सकें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के डायमेंशंस को, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया। कल हमने पढ़े थे ना इनके बारे में, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब कल, जो कि ऊपर समझा रखे हमने, कल ही देखे थे। टेस्ट को हम वाइडली यूज़ कर सकते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस के पर्पस के लिए, किसी को ट्रीट करने के लिए। जैसे काउंसलर के पास आते हैं ना पेशेंट्स, तो किसी को ट्रीटमेंट देने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, या पर्सनल सिलेक्शन के लिए, प्लेसमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट को हटा के देखा जाए तो, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बजाय बात करी जाए, तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो डेवलप करते हैं कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट भी। प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में। हाँ, सेल्फ और पर्सनालिटी गैस, उसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट बहुत अच्छे से बता रखे हैं, बताऊंगी। ये भी बहुत ही अलग टाइप के टेस्ट होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी होते हैं। ये इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में जो चल रहा होता है ना, वो निकाल के बाहर लाते हैं। जो उसके अंदर की भावनाएं दबी होती है ना, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता वो डर के मारे या किसी भी कारण की वजह से, कि उसको निकाल के बाहर लाते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। वैसे वो खाली ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अलावा साइकोलॉजिस्ट डेवलप करते हैं या यूज़ करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट को भी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी करने के लिए, क्योंकि पर्सनालिटी का असेसमेंट तभी ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, किसी की पर्सनालिटी को तभी ज़्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं जब उसका अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम पढ़ लें एक बारी। इसलिए वही चैप्टर 2 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू तुम्हारा नॉर्मल जैसे जॉब इंटरव्यू हो गया, एक इंटरव्यूई है और एक इंटरव्यूअर करके होता है। इंटरव्यू लेने वाला और एक इंटरव्यू देने वाला, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और वो उससे फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन पूछेगा किसी चीज़ से रिलेटेड या किसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, और वैसे ग्रुप टू इंडिविजुअल भी होता है इंटरव्यू, इंडिविजुअल टू ग्रुप भी होता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होता है। ये भी हम 11th में हमने पढ़ा हुआ है। मैं जब 11th की बुक उठाऊँगी ना 12th की बुक ख़त्म करने के बाद, तो मैं बता दूँगी सारा। इंटरव्यू के अंदर इंफॉर्मेशन सीख करते हैं एक पर्सन से 1-to-1 बेसिस पर, मतलब उससे वही आमने सामने फेस टू फेस पूछ कर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, मतलब जिस भी टॉपिक या जिस भी वजह से, रीज़न की वजह से इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, उसी चीज़ के बारे में ऑब्वियसली इन्फो लेंगे उस सामने वाले बंदे से, डायरेक्ट आमने सामने बैठ के पूछ कर, क्वेश्चन वगैरह उससे पूरा अच्छे से पूछ के।
और हमने ये भी देखा है कि जब काउंसलर इंटरेक्ट करता है अपने क्लाइंट के साथ, अब कोई पेशेंट है, पेशेंट को साइकोलॉजी में क्लाइंट बोला जाता है, जो काउंसलर के पास ट्रीटमेंट लेने जाता है किसी भी चीज़ के लिए, उसकी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जाता है वैसे तो ज़्यादातर, या स्ट्रेस एंजाइटी फील वो बहुत कर रहा है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसकी, सपोज़ XY करके कुछ उसकी प्रॉब्लम है, वो उसके सोल्यूशन के लिए जाएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले जो काउंसलर है उससे उसकी दिक्कत पूछेगा, फिर उसे वहाँ पे कहाँ दिक्कत आ रही है इस चीज़ में वो पूछेगा, या उसे क्या लग रहा है जो उसके लिए स्ट्रेसफुल पार्ट है, जिसको वो फेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसको काउंसलर की हेल्प की नीड आई या ज़रूरत पड़ी। ऐसे करके वो पूरा बताएगा, उस हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट देगा। उसका सबसे पहले तो थिंकिंग बदलेगा, जिसका नेगेटिव से पॉजिटिव में करना मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं होता, और अगर एक बार कर दो तो इंसान की आधे ज़्यादा अक्ल अपने आप ठिकाने आ जाती है। सोच बदलना बहुत ज़रूरी है किसी की भी। तो वह जैसे काउंसलर क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इंटरव्यू का पार्ट है ये भी। जैसे सेल्स पर्सन डोर टू डोर सर्वे करने आता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूज़फुलनेस के लिए। जैसे सेल्स पर्सन आते हैं ना, अपने प्रोडक्ट को बढ़ा चढ़ा कर बहुत अच्छे से बता कर बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ें करके कि हम इन्फ्लुएंस हो जाएं कस्टमर्स और उस प्रोडक्ट को उनसे ख़रीद लें। तो हम उनसे उनके प्रोडक्ट के बारे में जो भी पूछेंगे वो उसका डबल ट्रिपल और ज़्यादा मक्खन वगैरह लगा के बहुत ज़्यादा बताएंगे, जिससे कि हम उसे ख़रीद लें, हम इन्फ्लुएंस हो जाए। तो ये भी एक तरह से इंटरव्यू ही हो गया, दो बंदों के बीच में बातचीत चल रही है ना, डायरेक्ट ऑन 1-to-1 बेसिस। इसलिए जैसे एम्प्लॉयर सेलेक्ट करता है एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वही जैसे जॉब इंटरव्यू होता है वैसे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से और उनका इंटरव्यू लेने के बाद ही उन्हें सेलेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई ये यहाँ काम करने लायक है या नहीं, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया और वटेवर हमारे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के अंडर, या इसको इतनी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है यहाँ पे काम करने का। तो इससे सब पूछताछ वगैरह होती है, बायो डेटा वगैरह उसका सब देखते हैं। जैसे जर्नलिस्ट इंटरव्यू करता है कुछ इम्पॉर्टेंट पीपल को, कभी कभार सेलिब्रिटीज़ को भी, या पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स होते हैं इनको भी, सोशल एक्टिविस्ट को भी, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इश्यूज़ के ऊपर, देश में कुछ बहुत बड़ा हुआ है या इंडिया कुछ बाहर लॉन्च करने वाला है, तो मंत्री वगैरह से जर्नलिस्ट जैसे इंटरव्यू लेते हैं वो ये बात कर रहे हैं। केस स्टडी पे आ जाते हैं। केस स्टडी इन डेप्थ स्टडी होती है, किसी भी इंसान के बारे में हम एकदम डेप्थ में अंदर घुस के डीप में उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसकी साइकोलॉजिकल हिस्ट्री जो रही है ना, उसके इन्वायरमेंट के कंटेक्स्ट में और जिन लोगों के साथ वो संपर्क रखते हैं उनके कंटेक्स्ट में, उस हिसाब से हम उसकी हिस्ट्री को उठा के देखेंगे और डीप में उसके बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। इन डेप्थ स्टडी है। जैसे कि केस स्टडीज़ वाइडली यूज़ करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। केस एनालिसिस जो होते हैं, ग्रेट पीपल जो थोड़े बड़े लोग होते हैं उनकी लाइफ के, उनका बहुत ज़्यादा इल्यूमिनेटिंग इफ़ेक्ट होता है उनके लिए, जो कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं या उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लाइफ में ये ग्रेट पीपल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है बहुत तगड़ा। केस स्टडीज़ बेस्ड होती हैं डेटा पर, जो कि जनरेट करा जाता है या जनरेट होता है अलग अलग मेथड्स के थ्रू, जैसे कि इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, क्वेश्चनर हो गया, सर्वे हो गया, साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए। क्वेश्चनर क्या होता है कि किसी को फॉर्म दे दिया और वो तुम्हारे सामने बैठकर लिमिटेड टाइम में वो फॉर्म तुम्हें भर के दे रहा है, या फिर कोई ऐसे टाइम की लिमिट नहीं है, जितनी देर उसे लगती है वो लेगा उतनी देर, वो पूरा फॉर्म तुम्हें अपने हिसाब से भर के देगा, या जो उसे नहीं आ रहा वो उसी टाइम पूछ के भरेगा। सर्वे भी कुछ इसी टाइप से होता है। सर्वे में भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए होते हैं और ये एक बार में बहुत सारे लोगों को सर्कुलेट किया जाता है, ऑनलाइन भी भर दिया जाता है, डायरेक्टली सामने भी भर के दे दिया जाता है। सर्वे ओवर टेलीफोन भी हो सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के अंदर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर्स को हम यूज़ कर रहे हैं या काम में ला रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी बिहेवियरल फिनोमिना को या किसी के भी बिहेवियर को, जो कि अभी नेचुरली हमारे सामने अक्कर हो रहा है। रियल लाइफ सेटिंग में जो हमें बिहेवियर किसी का भी देखने को मिल रहा है ना,
उसको हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से ऑब्जेक्टिविटी के साथ कि हाँ कोई भी बंदा आके इस पर्सन का बिहेवियर इस सिचुएशन में रिकॉर्ड करेगा, जैसे कि अभी सामने नेचुरली रियल लाइफ सेटिंग में हमारे सामने बिहेव कर रहा है तो ये बंदा ऐसे ही बिहेव करेगा और सबके रिकॉर्डर में यही रिकॉर्डिंग आएगी इस पर्सन की। ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। मैंने बताया इधर सेम रिजल्ट आना, सेम आउटकम निकलना। तो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर किसी के भी बिहेवियरल फिनोमेना का जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी के भी बिहेवियर को जो कि अक्कर हो रहा है किसी भी सो एंड सो पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कि मेन ऑब्जर्वेशन में ये रहता है हम सामने सामने ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वही हम नोटिस कर रहे हैं, वही हम नोट कर रहे हैं, या हम उसी को ही एज वीडियो रिकॉर्डिंग ले रहे हैं अपने पास प्रूफ की तरह या एविडेंस की तरह कि हाँ हमने ये चीज़ इसको करते हुए देखा है या इसके बिहेवियर में ये देखा है हमने। रियल लाइफ सेटिंग्स में हो रहा है, नेचुरली अकरिंग है, और रियल टाइम में मतलब वही सामने हमारे जो हो रहा है बिल्कुल अभी के अभी ऑन द स्पॉट जो हमें दिख रहा है होता हुआ वही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी को ही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर प्रॉब्लम्स जो कि ऑब्जर्वेशनल मेथड के साथ देखी जाती हैं वो ये कि ऑब्जर्वर का सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होता है और रिपोर्ट सफ़र हो सकती हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस जो होती है ऑब्जर्वर की उनसे। क्या मतलब है इसका? मतलब जो सिचुएशन चल रही है जिसे वो रिकॉर्ड कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल है ऑब्जर्वर का। कैसे है? उसे दिख रहा है सामने वाला बंदा इस सिचुएशन में ऐसे बिहेव कर रहा है, अब उसकी मर्ज़ी वो कौन सा पार्ट रिकॉर्ड करे और कौन सा रिकॉर्ड ना करे, उसके हाथ में थोड़ा सा कंट्रोल आ चुका है यहाँ पर। दूसरा, उसको जो मन करेगा जो ज़रूरी लगेगा वो वही चीज़ रिकॉर्ड करके लिखेगा, और जो उसे बेकार लगेगा वो उसको निगलेक्ट करता चला जाएगा। और मान लो उसने निगलेक्ट करने के चक्कर में कुछ ऐसा निगलेक्ट कर दिया जो कि रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेशन होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड का, या ऑब्जर्वेशन जो कि एक असेसमेंट मेथड है इसका लिमिटेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। और वो रिपोर्ट जो करा होगा ऑब्जर्वर्स ने वो सफ़र हो सकती हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से। मान लो किसी ऑब्जर्वर ने उस पर्सन के बिहेवियर को रिकॉर्ड करा और दूसरे ऑब्जर्वर ने भी उसी पर्सन के बिहेवियर को सिमिलर सिचुएशन में रिकॉर्ड करा है। अब उसने उसके सिचुएशन और उस सिचुएशन में उसने जो बिहेवियर दिखाया जिसका उन्होंने रिकॉर्ड करा है बिहेवियर उस पर्सन का जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, उसको उसका दिखाया हुआ बिहेवियर कुछ और लगा या उसने उसके बिहेवियर से कुछ और ही समझा, तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला ऑब्जर्वर जिसने उसी पर्सन का बिहेवियर रिकॉर्ड करा है उसी सिचुएशन में, या उसी को ही ऑब्जर्व करा है, देखा है, नोटिस करा है, उसको उसका बिहेवियर कुछ और लगा तो उसकी इंटरप्रिटेशंस कुछ और बनी। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस आ गई ना, वेरी कर गए रिज़ल्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी लगाई थी फिर भी रिज़ल्ट वेरी कर गए, क्योंकि दो अलग अलग इंसान उसको बिहेवियर को एक्सेस कर रहे हैं तो दोनों का समझने का तरीका तो अलग ही होगा ना। यहाँ पर वो चीज़ तो नहीं आएगी ना ऑब्जेक्टिविटी की 2+2 कोई भी करो 4 ही आएगा। नहीं, एक पर्सन के बिहेवियर को एक इंसान अलग तरीके से समझ रहा है, उससे कुछ और ही इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है, दूसरा इंसान उसी के बिहेवियर को जो पढ़ रहा है मतलब कोई और इंसान जो उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर रहा है वो अलग तरीके से समझ रहा है, उसके लिए कुछ और ही इंटरप्रिटेशंस निकल रहे हैं उसके बिहेवियर के कि वो कब ऐसे ऐसे इस सिचुएशन में बिहेव करेगा, या वो ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकते हैं, सो एंड सो। सेल्फ रिपोर्ट ये मेथड होता है जिसमें एक पर्सन अपने बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता है, अपने बारे में खुद बताता है, अपने ओपिनियंस, बिलीव्स, वैल्यूज़ के बारे में जो कि वो रखता है, जिनको वो होल्ड करता है, वो अपने बारे में खुद बताता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू शेड्यूल के थ्रू भी ली जा सकती है या क्वेश्चनर के थ्रू भी ली जा सकती है, कि क्वेश्चनर में तो हमने पर्सनल क्वेश्चन दे दिए, अब वो उसे खुद फिल करके देगा तो अपने बारे में खुद ही बताएगा, ऑब्वियस सी बात है। या साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू भी ली जा सकती है, पर्सनल डायरी के थ्रू भी ली जा सकती है। अब इसकी ना एक लिमिटेशन होती है। सेल्फ रिपोर्ट की मेन लिमिटेशन यही है कि थोड़ी सी ना मतलब रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होंगे, उनमें दिक्कत आ सकती है, या रिलायबिलिटी इतनी मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों? हर इंसान अपने बारे में बिल्कुल सच बिल्कुल सही तब बिल्कुल भी नहीं बताएगा जब उसे पता होगा कि हाँ मेरे बारे में जानने हैं और मेरे से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहा है, ऐसा होता है। तुम लोग चाहे ऑब्जर्वेशन में भी देख लो, ऑब्जर्वेशन की भी ये लिमिटेशन होती है। ऑब्जर्वेशन जैसे कि 11th में हमने देखा था नेचुरलिस्टिक भी होती है और पार्टिसिपेंट भी होती है और नॉन पार्टिसिपेंट भी होती है। अब ये दिक्कत रहती है पार्टिसिपेंट वाले के हिसाब से, मैं समझाती हूँ पहले।
नॉन पार्टिसिपेंट में तो नॉर्मल है, तुमने कहीं पे कैमरा सेट कर दिया, तुम साइड में हो, उस पर्सन का बिहेवियर रिकॉर्ड हो गया, तुम्हें मिल गया ऑब्जर्वेशन, तुम्हारे पास रिजल्ट्स उसके आ चुके हैं। लेकिन वही पार्टिसिपेंट में क्या दिक्कत है, जिस ग्रुप को तुमने ऑब्जर्व करना है ना, इस ग्रुप के या उस ग्रुप के किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को जिसको तुमने ऑब्जर्व करना है, तुम खुद पहले जाके उस ग्रुप का पार्ट बनोगे, तुम वहाँ पार्टिसिपेट करोगे उनके बीच घुस के। तुमने वहाँ पार्टिसिपेट करा, बाई चांस किसी को ज़रा सी भी भनक लग गई कि तुम उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करने आए हो नेचुरल रियल लाइफ सेटिंग में, जो अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट होने वाला है, फिर चाहे वो कोई गेम खेलते हुए है जहाँ पे हम टीम स्पिरिट, सपोर्ट, स्पोर्ट्समैनशिप और सपोर्ट कौन सा बंदा किसको कितना कर रहा है गेम के दौरान वो देखते हैं, या टीम्स कैसे कैसे बांटी गई हैं, बहुत कुछ होता है किसी के भी बिहेवियर में ऑब्जर्व करने के लिए, इतनी क्वालिटीज़ होती हैं। तो पार्टिसिपेंट में तुम उस ग्रुप का पार्ट बन गए हो, उसके साथ जुड़ गए हो, और बाई चांस जिसका ग्रुप में से जिस पर्टिकुलर पर्सन का मान लो कैप्टन है, तुम्हें उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, उसको गलती से भी पता लग गया है, भनक लग गई कि तुम ग्रुप से बाहर के बंदे हो और यहाँ पर आए हो खेलने के नाम पर उस पर्सन का बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने, या उसकी ऑब्ज़र्वेशन करने कि वो कब कैसे कैसे किस सिचुएशन में बिहेव करेगा, तो वो बिल्कुल वैसा बिहेव नहीं करेगा जैसा कि वो एक्चुअल में करने वाला था तुम्हारी एब्सेंस में। तुम समझ सकते हो इससे ज़्यादा अच्छे से मैं कैसे बताऊँ। मतलब कि जैसे मान लो मैं हूँ, मैं कैसे किस तरीके से खाना खाऊंगी ना, वो जब मैं अकेले रोज़ की तरह खाने खाऊंगी वो अलग है। लेकिन अगर मुझे कोई देखने आ जाएगा या मेरे बिहेवियर को कोई ऑब्ज़र्व करने आएगा, तो मैं रोज़ की तरह खाना नहीं खाऊंगी, उसमें कुछ ना कुछ चेंज मेरे बिहेवियर में देखने को मिलेगा उस पर्सन को जो मेरा खाना खाते हुए बिहेवियर ऑब्ज़र्व करने आएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन मेथड की भी होती है। देन आ जाते हैं इंटेलिजेंस पे। अब इंटेलिजेंस की अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्या क्या डेफिनेशंस दी वो हम देखेंगे। इंटेलिजेंस एक की कंस्ट्रक्ट होती है जो कि इम्प्लॉय करी जाती है ये जानने के लिए या ये पता करने के लिए कि इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, सबके अंदर अलग अलग दिमाग है जिसमें अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, और जो अलग अलग चीज़ों में किसी का दिमाग बहुत अच्छा है और अलग अलग चीज़ों में किसी का दिमाग बहुत अच्छा नहीं भी होता। ये सबका दिमाग सेम तरीके से नहीं चलता इन सिंपल वर्ड्स। या अगर मेरा दिमाग मान लो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में अच्छा है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे जितने भी लोग पाए जाएंगे मेरी एज के, सबका दिमाग उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में बहुत अच्छा और माहिर टाइप का होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं किसी चीज़ को करने में माहिर हूँ तो मतलब ये नहीं कि मेरे जैसे एज ग्रुप के सारे फीमेल्स उसी चीज़ को करने में माहिर पाए जाएंगे। इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो ये हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि अंडरस्टैंड करने के लिए, मतलब हाँ, ये हमें ये अंडरस्टैंडिंग भी प्रोवाइड करता है कि कैसे लोग अडाप्ट करेंगे अपने बिहेवियर को उस टाइप के इन्वायरमेंट में जिसमें वो रहते हैं। लाइक लोग खुद को किस तरीके से किस हिसाब से ढालेंगे, अडाप्ट करेंगे उस टाइप के इन्वायरमेंट में जैसे इन्वायरमेंट में वो रहते हैं, जहाँ पर वो लिव करते हैं या जहाँ पर उनका लाइवलीहुड है। वो कैसे उस हिसाब से अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे उस टाइप के इन्वायरमेंट में, जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में वो स्टे करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में उनका सारा टाइम बीतता है वो रहते हैं। ऑल्सो प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग। इस चीज़ से ये समझने में हमें हेल्प मिलेगी, फैसिलिटेट होगा या अंडरस्टैंडिंग हमें प्राप्त हो सकती है इसकी वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, कि हाउ पीपल अडैप्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट दे लिव इन। जिस तरह के इन्वायरमेंट में वो रहते हैं उस तरह के इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे वो खुद को ढालेंगे और अपने उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे वो बिहेव करेंगे, अपने बिहेवियर को वहाँ पर अडाप्ट करना सीखेंगे। ठंड है तो ठंड में वहाँ पर हम ढालते हैं ना, खुद को अडाप्ट करते हैं ना उसी टाइप के इन्वायरमेंट में। गर्मी है तो फिर उसी टाइप के इन्वायरमेंट में ढालते हैं, कपड़े सब चेंज होने लगते हैं, पंखे वगैरह एंड ऑल बंद चल होने लगते हैं, एसी कूलर एंड ऑल। समझ सकते हो तुम लोग कैसे इंसान इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को ढालने लगता है और उसका बिहेवियर चेंज होने लगता है, यही वो बोल रहे हैं। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस की अलग अलग तरह के फॉर्म्स और साइकोलॉजिकल नोशन जो इंटेलिजेंस का वो अलग है कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस से। जैसे साइकोलॉजी के टर्म्स में इंटेलिजेंस को समझा गया वो बिल्कुल अलग है उस हिसाब से कि जैसे कॉमन सेंस में हम इंटेलिजेंस को समझते हैं या बोलते हैं, बताते हैं या पढ़ते हैं।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। मान लो तुमने किसी इंटेलिजेंट पर्सन को देखा, तो तुम उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या देख सकते हो, क्या क्या तुम्हें देखने को मिलेगा। मेंटल अलर्टनेस है, इसका दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, कॉन्शियस है, इसे पता है कब इसके आसपास क्या हो रहा है, या कब इसको खुद को क्या क्या करना है। इतना अवेयर है अपने इन्वायरमेंट से, वर्ल्ड से, और इतना ज़्यादा अलर्ट है ये कि जब भी कोई स्टिमुलस आएगा उसी टाइम रिएक्ट या एक्ट करेगा ढंग से, उसी हिसाब से। इतना एक्टिव है इसका माइंड। रेडी विट, थोड़ा दिमागदार है, दिमाग तेज़ है, शार्प है। क्विकनेस इन लर्निंग, किसी भी चीज़ को सीखने में बहुत तेज़ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और रिलेशनशिप्स को समझने की क्षमता है इसके अंदर, इतनी कैपेबिलिटी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कैसे एक्सप्लेन करती है इंटेलिजेंस को कि ये एक पावर है, एक एनर्जी है, एक ताकत है परसीव करने की, चीज़ों को परसीव करने की, नज़रिया बनाने की, चीज़ों को देखकर लर्न करने की, सीखने की, अंडरस्टैंड करने की, समझने की, और उनको जानने पहचानने की, नोइंग, पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। आसान है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इस हिसाब से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करती है। ये अलग से पूछा जा सकता है, 1 नंबर में, 2 नंबर में, जितने भी नंबर में मतलब पूछा जा सकता है। ये हाफ मार्क्स में ही पूछा जा सकता है। एज़ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस हिसाब से इंटेलिजेंस को बताया है, ये इंटेलिजेंस क्या है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और इंटेलिजेंस थ्योरीज यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स को भी इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने के लिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि पहले इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट यूज़ करते थे एट्रीब्यूट्स को भी, जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे ना, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, पर्सनालिटी एंड ऑल, उन सबको भी इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने के लिए। अल्फ्रेड बिने पहले साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इनकी थ्योरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस की यूनी या वन फैक्टर थ्योरी जिसे हम कहते हैं। और इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफ़ाइन किया अल्फ्रेड बिने ने, कि इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है अच्छे से जज करने की, अच्छे से समझने की, और अच्छे से रीज़न देने की। इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल, रीज़न वेल। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इन डिफाइंस में जो यहाँ पर अभी तुम्हें देखने को मिलेंगी। देन आ जाते हैं वेचलर जिसके इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस को इस प्रकार से समझा कि उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग, उसका काम क्या है, कि हमें वो तरीका बताती है या वो वैल्यू देती है कि हम किस हिसाब से अपने इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर सकते हैं। वैल्यू फॉर अडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट, मतलब इंटेलिजेंस है अगर किसी के अंदर, इतनी अक्ल है तो उसे ये पता होगा उसे खुद को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे ढालना है, अपने इन्वायरमेंट में कैसे ढलना है। वैल्यू फॉर अडाप्टेशन टू इन्वायरमेंट। ठीक है, तो वेचलर ने इंटेलिजेंस को कैसे बताया कि ग्लोबल एग्रीगेट कैपेसिटी है, मतलब टोटल, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टोटल एग्रीगेट कैपेसिटी है एक इंडिविजुअल की, जिसमें वो ढंग से विद रीज़न और लॉजिकल चीज़ें रैशनली सोच सकता है, थिंक रैशनली और पर्पसफुली, किसी पर्पस के साथ, किसी गोल एम के साथ ढंग से काम कर सकता है, एक्ट पर्पसफुली और इफ़ेक्टिवली डील कर सकता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो वेचलर ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा है कि इट इज़ द ग्लोबल aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। बाकी साइकोलॉजिस्ट जैसे कि गार्डनर और स्टर्नबर्ग है, इन्होंने ये सजेस्ट करा है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सिर्फ वही नहीं होता जो अपने इन्वायरमेंट में अडाप्ट करना सीखता है, बल्कि एक इंटेलिजेंट इंडिविजुअल वो है जो अपने इन्वायरमेंट में अडाप्ट तो कर ही लेगा, साथ के साथ उसको एक्टिवली मॉडिफाई और शेप भी करने लगेगा अपने हिसाब से, अपने इन्वायरमेंट को ऑल्टर या चेंज भी कर देगा, उसे मॉडिफाई या शेप भी करेगा। कैसे? ह्यूमंस आए तो जो नेचर था वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लग गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बनानी थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी थी। शुरू में बिल्डिंग्स नहीं थी, क्योंकि लिफ्ट चाहिए थी, मॉल्स चाहिए थे, सुपरमार्केट्स चाहिए थे, ब्रिजेस चाहिए थे, डैम्स चाहिए थे। तो डेवलपमेंट होने लगता गया, धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, गांव से शहर बनने लगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ह्यूमन ने अपने हिसाब से इन्वायरमेंट में पहले आके इन्वायरमेंट में अडाप्ट करा, खुद को ढाला,
लेकिन फिर बाद में क्या करा, मॉडिफाई और शेप, ऑल्टर और चेंज भी करने लग गया एनवायरनमेंट को अपनी ज़रूरतों के, अपनी नीड्स के हिसाब से। मैंने वैसे सामने अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर गार्डनर और स्टर्नबर्ग ने हिसाब से बताया है कि इंटेलिजेंट इंडिविजुअल इज़ नॉट ओनली हु अडैप्ट्स टू द एनवायरनमेंट और हु अडैप्ट्स टू हिज और हर एनवायरनमेंट, बट ऑल्सो हु एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप्स हिज और हर एनवायरनमेंट। आगे हम समझ सकते हैं इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को और वह कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे निकल कर आया, जब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर दी गई हैं। थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, वरना बहुत सारा हो जाएगा अभी के लिए। मैं खाली इतना बता रही हूँ कि थ्योरीज़ ऑफ इंटेलिजेंस को 2 अप्रोचेस के हिसाब से डिवाइड किया गया है, साइकोमेट्रिक या स्ट्रक्चरल अप्रोच और दूसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। मतलब साइकोमेट्रिक को ही स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से, दूसरी होती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करा जा रहा है जब वो हमारे पास आ रही है। अभी मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जो सामने मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, तो जो सामने मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये अलग से पेपर में नंबर बच्चों के ले जाता है। एक तो ये कि कौन सी इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी है, किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, और अगर डेट उसमें दे रखी है तो कब कब दी है, कौन से ईयर में। दूसरा ये कि कौन सी थ्योरी कौन सी अप्रोच के अंडर आती है, ये पता होना चाहिए। तो मैं ये एक बार बता रही हूँ, बाकी मैं दोनों अप्रोचेस क्या है, साइकोमेट्रिक क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है, नेक्स्ट में समझाऊंगी, और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस धीरे धीरे करके नेक्स्ट में समझाऊंगी। अभी इतना सुन लो, यूनी या 1 फैक्टर थ्योरी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती है। 2 फैक्टर थ्योरी भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आती है। थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो कि लुइस थर्स्टन ने दी है, वो भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर ही आती है। हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो कि अर्थर जेनसन ने दिया है, ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये भी साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर ही आता है। ये हमारा जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रॉबर्ट स्टोनबर्ग ने दी है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर आती है। देन प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल और साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल, जिसको पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर आता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो कि हॉवर्ड गार्डनर ने दी है, बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंडर आता है। यूनी 1 फैक्टर थ्योरी पहले साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में बताया हमें, या उसके बारे में जो पढ़ा उसे समझा, अल्फ्रेड बिनेट ने दी है। 2 फैक्टर थ्योरी 1927 में चार्ल्स पियरमैन ने दी है। ठीक है, जो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है वो मैं बताती हूँ। ये हमारा जेपी दास, जैक नागलिरी और कर्टबी तीनों ने मिल के दिया है 1994 के अराउंड। ठीक है, तो इनके बारे में, दोनों अप्रोचेस के बारे में और थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस जो भी हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। और अगर इसमें से कुछ भी ना आया हो ना समझ, तो प्लीज़ बी फ्री टू आस्क। कोई टैक्स नहीं कटेगा, पूछ लो आराम से, कुछ नहीं कहूँगी मैं। किसी एक वर्ड में भी दिक्कत आए ना तो भी बता दिया करो, ठीक है। और ये जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा और मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर 1 से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं थ्योरीज़ और दोनों अप्रोचेस। और कुछ भी ना समझ आया तो फिर से कह रही हूँ, प्लीज़ पूछ लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।